कोरोना के काल में सत्यार्थी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह से भारत के संदर्भ में अगर देखें, भारत के अंदर कोरोना ने जो असर दिखाया है, ये केवल एक मेडिकल इमरजेंसी का मामला नहीं है। ये हमारी एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उससे भी जुड़ा हुआ है। कई परिवार उससे प्रभावित हुए हैं, बच्चे खास तौर से प्रभावित हुए हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी, ये समस्याएं जो आप दशकों से इस पर काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब नए सिरे से इसको फिर से उस पर जुड़ने की जरूरत है, उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है। क्या इस समस्या को किस रूप में आप देखते हैं और क्या समाधान आप बताते हैं? विशाल जी, समस्या आपने बताई और सचमुच इतनी ही गंभीर समस्या है। और जितनी शिद्दत के साथ आप सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, अगर दुनिया भर की सरकारें ये सोचने लगें और इस पर अमल करने लगें तो हम बहुत बड़ी राहत की सांस ले पाएंगे पूरी संसार की, पूरी मानवता की दृष्टि से। भारत में भी बहुत बुरा असर हुआ है। आप देखें कि अभी करोड़ों बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मध्याह्न भोजन के ऊपर आधारित थे, तो मध्याह्न भोजन उन्हें नहीं मिला। कहीं कहीं शुरू हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन इतनी व्यवस्थित नहीं हो पाई वो कि बच्चे को हर एक बच्चे को जो मध्याह्न भोजन प्राप्त करता था और जिसकी वजह से उसको रुचि भी थी स्कूल में आने में भी और उसका पोषण भी होता था, वो नहीं मिल पाना बहुत बड़ी चिंता का विषय। फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनमें से बहुत सारे निर्धनों के बच्चे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं हैं जो बाकी बच्चों की थी। उनके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें, फ़ोन भी नहीं है, तो वो भी एक बड़ी भारी विडंबना हो गई। फिर अभी कई बच्चे जिनके माता पिता या माँ या पिता में से कोई एक स्वर्गवासी हो गया कोरोना महामारी की वजह से, तो उनका सही सही आकलन होना कि वो कितने ऐसे बच्चे हैं। क्योंकि कई बार कल मैं देख रहा था किसी जगह पर कि मध्य प्रदेश में एक बच्चा अपनी कहानी सुना रहा था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन उनको कोरोना के उसमें नहीं डाला गया खाने में। तो इन सब चीजों के मामले में सरकारों को, राज्य और केंद्र की सरकार को बहुत ही मानवीय संवेदना के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर इसमें 1000-2000 बच्चे मान लीजिए उनके माता पिता कोरोना महामारी से नहीं, किसी और कारण से भी मरे हों, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो भी हमारा राष्ट्र इतना महान है कि अगर हम अपने बच्चों को गले लगाएंगे तो सरकार के साथ साथ समाज के दानदाता लोग, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन इसमें काम करेंगे और मदद करेंगे सरकार की। जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस पे तो मैं अलग से आपसे सवाल मैं पूछने वाला हूँ कि जिनका कोविड से जिनके अभिभावक अगर नहीं रहे हैं और कोविड टेस्ट उनका नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में गांवों के अंदर ये समस्या आ रही है देश के अंदर कि कोविड टेस्ट हो नहीं रहा है, सब तक है वो सरकार नहीं पहुंच पा रही है और कुछ लोग भी जागरूक नहीं है। ऐसे में जो मौतें होती हैं, अगर पेरेंट्स नहीं रहते तो उन बच्चों का क्या होना चाहिए? वाकई बहुत व्यापक रूप से इसको देखने की जरूरत है और आपने उस पर रोशनी डाली है। लेकिन कई और समस्याएं भी हैं कैलाश जी, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, स्कूल नहीं है, बच्चे घर पर हैं, बच्चे अभिभावकों के साथ अन्य लोगों के साथ हैं और कई खबरें ऐसी भी आई हैं कि बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे मामले भी पड़े हैं। जी, किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है और वो केवल न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों में जहां जहां मैं काम करता हूं वहां से इस तरह की सूचनाएं हैं। जो बहुत पैसे वाले औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, वहां से भी ये खबरें हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुए तो उसके बाद जो बुनियादी चीजें हैं, मनोरंजन के साधन हैं या खाने पीने का सामान है, ग्रोसरी है, इसके अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग बढ़ी वो था बच्चों की पोर्नोग्राफिक मटेरियल की मांग, यानी कि बच्चों की अश्लील सामग्री की मांग, जो कि वो ऑनलाइन देख सकें, अपने टेलीफोनों में, अपने कमरे में बैठ के चुपचाप लोग देख सकें। तो भारत में हमने एक अध्ययन अपनी एक मित्र संस्था के माध्यम से कराया, तो पता लगा कि हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में, लगभग 10 दिनों के बीच में बाल यौन शोषण, बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित जो सामग्री थी उसकी मांग और खपत लगभग दुगनी हो गई।
तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी दुनिया में और भारत में भी। और इसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग साल भर हो गया, साल से ज्यादा ही हो गया, उस बीच में कितनी मांग और कितनी खपत बढ़ी होगी और उन बच्चों की क्या स्थिति रही होगी। चरित्र के पतन के साथ साथ समाज का जो मानसिक पतन हुआ है वो सोच पाना मुश्किल है, मनोवैज्ञानिक पतन हुआ है वो सोच पाना मुश्किल है। लेकिन उन बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो गया। एक बार वो इस तरह एक्सपोज हो गए तो फिर वेश्यावृत्ति में धकेले जाएंगे, बेचे जाएंगे, यही धंधे करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये एक चिंता का विषय। लेकिन आप ये देखें कि इस बीच में शायद हजारों हजारों बच्चों को दलाल लोग अपने चतुराई से उन गांवों से चुरा के, बहला फुसला के, लालच दे के ले गए जहां उनकी मजबूरियां थी, ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं। हमारे संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने राज्य की सरकारों के अधिकारियों और पुलिस वगैरह के साथ मिलकर पिछले साल में 7,000 के लगभग बच्चों को, ऐसे बच्चों को छुड़ाया। और मैंने खुद टेलीफोन पर ऐसे बहुत सारे बच्चों से बातचीत की और मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई। हैरानी तो क्या, दुखी हुआ कि वो बच्चे कहते थे कि हमारे पिताजी मुंबई में काम करते थे या कहीं बड़ी जगह पे बता रहे बेंगलोर में काम करते थे, लौट के आ गए, अब जाने की हिम्मत नहीं है उनकी। या कुछ लोग लौट के चले गए, ऐसे बच्चे भी थे जिनके माता पिता लौट के चले गए लेकिन उनको दोबारा से रोजगार नहीं मिला, तो मजबूरी में उनको गुलामी करने के लिए धकेला गया। इनमें वेश्यावृत्ति का काम भी शामिल होगा और बाल मजदूरी तो शामिल है ही है, दूसरी विडंबना है। लेकिन घरों में विशाल जी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। संभ्रांत परिवारों के बच्चे, खाते पीते परिवारों के बच्चे भी सामान्य नहीं रह पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे एक परिचित का एक बेटा लगभग 1.5 साल का था और ये पहला लॉकडाउन या कोरोना की पहली ये जो वेव है उसके आने से पहले उसका जन्मदिन मनाया गया। इसके बाद लॉकडाउन लग गया थोड़े दिन बाद। अब 1.25 साल हो गया, वो बच्चा 2.5 साल से ऊपर का हो गया, 2.5 पौने 3 साल का। अब जब ये वैक्सीन वगैरह लगने लगे तो माँ बाप वैक्सीन लगाने जाने की बात कर रहे थे तो बच्चे की घिघियां बन गई, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, रोने लगा और किसी हालत में घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ माँ बाप के साथ, क्योंकि माँ बाप अकेला दंपति था और बच्चा एक अकेला साथ में था और माँ बाप को नहीं जाने दे रहा था। वो कह रहा था बाहर जाने का मतलब है कि जहर है हवा में, बाहर जाने का मतलब है कि हम सब मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। वो बच्चे के बारे में सोचिए, ऐसे लाखों लाख बच्चे हैं जो घरों के अंदर बंद हैं। और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं तो वो अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे, खेल कूद नहीं पा रहे, शिक्षकों से कोई मिल नहीं पा रहा है, स्कूल क्लास में नहीं जा पा रहे। अरे बच्चा घर में कब तक आप उसको छोटे मोटे खिलौने देके बहला के रखोगे? साल भर से अगर बच्चे घर के अंदर बंद हैं और किसी किसी के भाई बहन भी नहीं है तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में मैं बात करता रहता हूँ लोगों से। तो ये बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, वो मन उचट जाता है, भूख उनकी कई जगह मर गई है या बहुत ज्यादा भूख हो गई है। ये सारी मनोवैज्ञानिक व्याधियां शुरू हो गई हैं, मनोविकार शुरू हो गए हैं किशोरों और बच्चों के अंदर। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, या दादा दादी जहां पर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लोग दादा दादी को अपने साथ रखते नहीं है ज्यादा, मतलब अपने 2-3 पीढ़ियों को। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार है वहां थोड़ा अच्छा है, एक मौका है कि जहां ऐसा है वहां हम उन बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करें, उनको खिलौने दिलाना, उनको चॉकलेट ला के दिलवा देना, पिज्जा का ऑर्डर करके दिला देना, अच्छे कपड़े पहना के साल भर तक घर में रखना, इससे बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रखी जा सकती है। जरूरी है कि हम बच्चों के साथ बैठकर उनकी बात सुने, उनका सम्मान करें। बात सुनना बहुत जरूरी है। हम अपनी अपनी बात उन्हें कहे जाएंगे, अपना लाड़ जताए जाएंगे, अरे भाई हम उनको मौका दें कि वो भी तो अपना लाड़ जताएं ढंग से, वो भी तो अपनी समस्या या कुछ बात बता सकें। उनके मन में कई विचार पैदा हो रहे होंगे साल भर से, वो भी तो बोल सकें और हम मित्रता के साथ उनके साथ व्यवहार कर सकें। ये वातावरण बनाना जरूरी है।